पर शारदा साड़ी सेंटर का बड़ा सा शोरूम था, जिसके अंदर रेशमी, बनारसी, चंदेरी साड़ियां बड़ी सलीके से सजी हुई थी। ये साड़ी का शोरूम राधा के पति नवीन का था, जिसमें वो तरह तरह की साड़ियां बेचा करता था। कई सालों से उनका ये बिजनेस चला आ रहा था और अब उनका शहर में अच्छा खासा नाम था। पहले ये दुकान नवीन और उसके पिता जगमोहन मिलकर संभालते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उनका देहांत हो गया था। तब से आलोक के साथ उसकी माँ सदा दुकान आने लगी और अब वही दोनों मिलकर काम देखने लगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नवीन की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी और इसी बात को लेकर अब वो परेशान भी रहने लगा था। उसे परेशान देख अब उसकी पत्नी भी परेशान थी। क्या हुआ जी? कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बड़े परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं राधा, पिछले कुछ दिनों से दुकान में ग्राहक आना कम हो गए। समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। माल अभी भी हमारा वहीं से आ रहा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी न जाने कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखिए जी, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले कुछ दिन तक भी उनका काम ऐसे ही चलता है, जिससे नवीन भी परेशान था। अपने पति को परेशान देख राधा सोचती है, जरूर कोई ना कोई बात है जिस वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन आखिर वो वजह क्या है इसका पता लगाना ही होगा और इसके लिए मुझे खुद शोरूम जाना होगा। फिर अगले दिन सुबह राधा भी तैयार हो जाती है और जैसे ही नवीन और शारदा शोरूम जाने के लिए निकलने लगते हैं तो वो भी उनके साथ जाने लगती है। 1 मिनट, तू तैयार होकर कहाँ चलती? आपके साथ माँ जी, शोरूम पर। वो क्या है ना, आप लोग चले जाते हो तो मैं भी सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ, इसलिए सोचा मैं भी आप लोगों के साथ चलूं, इसी बहाने मेरा भी मन लगा रहेगा। नवीन, समझाना अपनी बीवी को। अब माँ वो जाना चाहती है तो जाने दीजिए ना। ठीक है, लेकिन इसे बोल दे कि ये चुपचाप से गल्ले के पास ही बैठी रहेगी, हमारे सेल्स वाले लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। अब बेटे के आगे शारदा कुछ नहीं कहती और अब राधा भी उनके साथ चल पड़ती है। शोरूम पहुंचने के कुछ देर बाद राधा गल्ले पर बैठ जाती है और आलोक और शारदा ग्राहकों का वेलकम करते हैं। नमस्ते भाई साहब, क्या दिखाना है आपको? मेरी बीवी के लिए एक बेहद ही सुंदर सी साड़ी दिखाओ जो कि ज्यादा महंगी भी ना हो। जी आप उस तरफ आइए। दीपक, इन्हें 1000 तक की कोई बढ़िया सी साड़ी दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ शारदा, जो कि बड़ी ही चालाक होती है, ग्राहक के आने पर सेल्स गर्ल से कहती है, अरे रजनी, जरा वो नई लाल बनारसी साड़ी निकाल, गीता बहन आई है देखने। जी मैडम, बस निकालती हूँ। रजनी शालीनता से साड़ी निकालती है, उसे ठीक से मोड़कर मेज पर रखती है। वाह, क्या साड़ी है शारदा जी, कितना भाव रख रही है इसका? ये साड़ी आपके लिए तो सिर्फ 5000। आपको पता है बाजार में यही साड़ी 7000 से कम नहीं, लेकिन अब आप हमारी इतनी पुरानी ग्राहक हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट तो देंगे ही ना। वो तो है बहन जी, अब आप पर विश्वास है तभी तो यहाँ आते हैं। अच्छा चलिए इसे पैक कर दीजिए। ये हुई ना बात, रजनी ये साड़ी पैक कर दो। तभी रजनी शारदा से जाकर कहती है, मालकिन ये साड़ी तो हमने 3000 की रखी थी, फिर आपने उनसे। रजनी, तू ज्यादा जानकार बन रही है क्या? ग्राहक के सामने भाव मत बोल, और 2 पैसे घर में ज्यादा आ जाएंगे तो इसमें बुराई क्या है? तुम सर्व की तनख्वाह भी तो निकालनी होती है हमें। और सुन, इसका बिल मैं बनाऊंगी। अब शारदा अपने पास से बिल बुक निकालती है और 5000 का बिल बना देती है, जिसके बाद वो औरत साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। ये 5000 में से 3000 जाएंगे गल्ले में और ये बाकी के 2 मेरी जेब में। शारदा जाकर अपने बेटे को 3000 दे देती है और बाकी 2000 अपनी जेब में डाल लेती है। राधा, जो कि समझदार बहू थी, वो अपनी सास को ये सब करते हुए देख लेती है, लेकिन उस वक्त वो चुप रह जाती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल उभरता है कि माँ जी हर ग्राहक से जरूरत से ज्यादा भाव क्यों वसूलती हैं? हो ना हो गड़बड़ यहीं कहीं है। अब वो अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर देती है। शारदा देवी को महिला समिति से बड़ा ऑर्डर मिलता है, पूरी 50 साड़ियों का बड़ा ऑर्डर। देख राधा, ये ऑर्डर मेरे भरोसे आया है, तू बस पैकिंग संभाल लेना। जी माँ जी, पर क्या हम इन पर थोड़ा डिस्काउंट नहीं देंगे? बल्क ऑर्डर है तो ग्राहक खुश रहेगा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। पर असल में शारदा देवी ने समिति की महिलाओं को जो साड़ी दिखाई थी उसकी क्वालिटी और डिजाइन बहुत अच्छा था, लेकिन जो साड़ी उसने उन्हें पैक करवा कर भिजवाई वो बिल्कुल उसी के जैसी दिखने वाली साड़ी थी, जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। रजनी, दीपक, राजू, सारी पैकिंग हो गई, लेकिन तभी उनमें से एक पैकिंग जो ठीक से नहीं हुई थी वो खुल जाती है और उसमें से साड़ी बाहर आ जाती है। राधा के हाथ जैसे वो साड़ी लगती है वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये कौन सी साड़ी है? ये तो वो साड़ी है ही नहीं जिसे देखकर महिला समिति ने ऑर्डर दिया था, बल्कि ये तो उससे अलग है। ये उसके जैसी दिखती है लेकिन इसकी क्वालिटी कितनी लो है। रजनी, ये सब क्या है? वो ये सब साड़ियाँ बड़ी मालकिन ने ही हमें लेकर दी थी, पटरी किनारे लगने वाले मंगल बाजार से, और कहा था कि यही पैक कर दें। ये सब सुनकर तो राधा हैरान ही रह जाती है।
अरे ये तो खुला धोखा है, अगर ये बात बाहर गई तो दुकान की बदनामी हो जाएगी और हमारा काम धंधा तो और भी मंदा हो जाएगा। राधा सोचती है कि सीधा टकराव करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो एक योजना बनाती है। वो सारी पैकिंग खुलवा कर उसके बदले में अच्छी क्वालिटी वाली वही साड़ी पैक करवाती है जो उन सबको पसंद आती है। फिर अगले दिन जब समिति की महिलाएं साड़ियां लेने आती हैं, आप सबको हमारी दुकान पसंद आई, इसके लिए धन्यवाद। वैसे हमारे यहाँ त्योहार छूट चल रही है, तो आपकी हर साड़ी के साथ आपको 5 रुपए की छूट दे रहे हैं। वाह कितना अच्छा है। शारदा देवी चौंक जाती है। राधा, ये तूने किससे पूछा? माँ जी, ग्राहक खुश होंगे तो अगली बार और ऑर्डर देंगे और इससे हमारे शोरूम की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। फिर सभी महिलाएं खुश होकर शारदा देवी से कहती हैं, आपकी बहू बहुत समझदार है शारदा जी, इतनी विनम्र और सलीकेदार लड़की कम मिलती है आजकल। ये सुनकर शारदा देवी मजबूरन मुस्कुरा देती हैं। जब सब सो जाते हैं, शारदा देवी मन ही मन सोचती है, देखो जी, ये बहू तो दुकान की मालकिन बनने चली है, आज बिना पूछे छूट दे दी, कल को ना जाने क्या करेगी। नहीं, इसका दुकान पर आना बंद करवाना ही होगा। अभी से दिखाती हूँ असली चालाकी। अगले दिन वो राधा को दुकान भेजती है और खुद पीछे के कमरे में बैठकर राधा की जगह नकली बिल बनाने लगती है, जिनमें साड़ियों की कीमत ज्यादा दिखाई दे। लेकिन राधा ने पहले ही अकाउंट बुक की फोटो खींच रखी थी। फिर उसी शाम को शोरूम पर गीता पड़ोसन और कुछ ग्राहक आती हैं। शारदा जी, आपने पिछली बार जो साड़ी दी थी उसकी क्वालिटी वैसी नहीं निकली। कौन सी साड़ी गीता दीदी? वो जो 5000 की बताई गई थी? हाँ वही। राधा अकाउंट बुक निकालती है। दीदी ये देखिए, वो साड़ी 3000 की लिस्टेड है, शायद बिल में कोई गड़बड़ी हो गई हो। शारदा देवी के चेहरे पर पसीना छलक जाता है। अरे नहीं, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। माँ जी, गलती इंसान से ही होती है, आगे से हम दोनों साथ मिलकर बिल बनाएंगे ताकि कोई भ्रम ना हो। और आंटी जी, ये लीजिए आपके 2000 रुपए। ये सुनकर ग्राहक मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। बहू बहुत ईमानदार है शारदा जी, आपकी दुकान और नाम दोनों का मान रखेगी। ऐसी धोखेबाजी करेंगी ना तो एक दिन आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वो तो आपकी बहू है जिसके कारण आपका शोरूम बच गया। इसके बाद वो ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो भी घपलेबाजी शोरूम में हो रही है वो आपके कारण ही हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि पैसों के लिए आप ये सब करेंगी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे किटी पार्टी और सहेलियों के साथ बाहर जाकर महंगा महंगा खाना खाने का चस्का लग गया था, जिस कारण मैंने पैसों की ये हेरा फेरी की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं इससे अपना ही नुकसान करूंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राधा, माफ कर दे बेटी। माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। मैं बस चाहती थी कि हमारी दुकान की पहचान ईमानदारी से हो। तू सही कहती है, आज से तू ही इस दुकान की भागीदार होगी। फिर कुछ हफ्तों बाद शोरूम के बाहर नया बोर्ड लगा, शारदा राधा साड़ी एम्पोरियम, भरोसे की पहचान। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी और उनका काम अब बहुत अच्छा चलने लगा। चालाकी से जीते हुए आप कुछ पल की जीत पा सकते हैं, लेकिन समझदारी और ईमानदारी से जीते हुए आप जिंदगी भर का सम्मान पा सकते हैं। निशा की शादी घर के पास ही हुई थी, जिसका कारण था कि उसे अर्जुन से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी के आगे उनकी एक नहीं चली और वो इस शादी के लिए मान गए। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ जानकी उससे, बेटी निशा, तेरे भाई अमन की शादी तय हो गई है, तो शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है। पास में ही रहती है तू, तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। कैसी बातें करती हो माँ, ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या यहाँ का काम करूं? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है, और मेरी सास वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, चल हम ही जैसे तैसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अमन और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर एक दिन, माँ भाभी सेट हो गई ना ससुराल में? भाभी को बता दिया है ना, ननद पास में ही रहती है, तो ये ना समझे कि दिन के 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि तू पास में ही रहती है, क्योंकि सारी शादी में तो तू मेहमानों की तरह ही दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी सास तो सीधी सादी है, वो तो मुझे शादी में काम ना करना पड़े इसलिए मैंने मजाक किया था। वो तो अच्छे से जानती हूँ, बड़ी कामचोर है तू। जानकी समझ जाती है कि निशा ने जानबूझकर शादी में काम चोरी की थी और चालाकी दिखाते हुए काम से बच निकली थी। उस रोज निशा वहीं खाना खाती है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है। भाभी, ये मयंक को रख लो। मयंक बेटा, ये तुम्हारी मामी है, आज से दिन में इनके पास रहने की आदत डाल लो। वैसे भाभी, सुना आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं,
आप इसे जरा पढ़ा देना। वो क्या है ना भाभी, नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेली के साथ वही देखने जा रही हूँ और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेकिन दीदी मैं तो दिन में आराम करती हूँ। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के काम और इनका टिफिन पैक करके देना होता है ना, और फिर शाम का खाना भी बनाना रहता है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपना बच्चा कहाँ छोड़ूं? सोचा था पास में मायका होगा तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन नहीं, शादी होते ही सब बेटियों से बस पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अरे ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। और ये बता शाम को कब तक वापस आएगी? माँ 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, 1 घंटा मॉल घूमने में, तो 6 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा बाय। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है और सीमा अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि वो उससे कैसे बात कर रही है। उधर निशा आराम से अपनी सहेली के साथ फिल्म एंजॉय करती है। फिर शाम को थकी हारी अपने मायके पहुंचती है, जहां खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो सीधे रसोई तक आ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप भी खाकर जाइए ना, मयंक को तो खिला दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो खाकर ही जाती हूँ। अरे ओ तुझे अपने घर भी तो जाना होगा, सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, तुझे क्यों मेरी सास की इतनी चिंता हो रही है? अरे थकी हारी बाहर से आई हूँ, अब थोड़ी देर मायके में कमर तो सीधी कर लूं, फिर घर जाकर काम ही तो करना है। पता है आज कितनी शॉपिंग करके थक गई हूँ मैं। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग एक साथ, कोई फंक्शन है क्या दीदी? हाँ वो मेरे दूर के देवर की शादी है ना, तो सब उसी के लिए, अपने लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग करके भी आ गई। अब आपको तो पता ही है घर की शादी में कितना काम होता है ना? हाँ अच्छे से पता है, अपने भाई की शादी में तो तूने बिल्कुल मदद नहीं करवाई थी हमारी। अब बस भी करो माँ, उस बात को पकड़ कर ही बैठ गई हो। अच्छा मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, भाभी तुम तब तक सब्जी पैक कर दो और हलवा भी, रोटी मैं घर जाकर लगा लूंगी। जी दीदी। कुछ देर बाद निशा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, सीमा बहू ये मेरी बेटी है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं, जब कभी तुझे इसकी मदद की जरूरत होगी ना, ये तेरे पास भी नहीं होगी। जो बेटियां दूर रहती है वो बेचारी कैसे रह रही होंगी? ये तो अच्छा है कि दीदी पास में ही रहती है। रहने दे बहू, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेटियां पास रहे या दूर, वो अपने माँ बाप का सहारा होती हैं। लेकिन निशा तो बचपन से वही करती है जो उसका मन होता है, वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या नहीं। सीमा को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे निशा तू सुबह सुबह? माँ अभी बात करने का वक्त नहीं है, ऐसा करो जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ हाँ बना देती हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होगा क्या, आज मेरी आंख देर से खुली तो अब बच्चे के लिए टिफिन ना रखूं क्या? बच्चा भी क्या कहेगा कि नानी का घर पास में है, फिर भी स्कूल में भूखा रहना पड़ेगा। जानकी उसे जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। निशा उसे स्कूल बस में बिठा देती है और वापस अपने मायके आ जाती है। तभी जानकी उससे, निशा अब तू भी अभी घर जाकर क्या करेगी? अभी तो तेरी सास खटराटे भर रही होगी। अब तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, इसलिए ऐसा कर अब जल्दी से जाकर रसोई में चाय बना ले, और हाँ अपनी भाभी के लिए भी बना देना, वो भी उठने वाली होगी। क्या चाय और मैं? ना माना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। भाभी को आवाज दीजिए ना, वो बना देंगी। तभी सीमा भी वहां आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जाने दीजिए, ये घर जाकर आराम कर लेंगी, चाय मैं बना देती हूँ। चाय का नाम सुनकर निशा के कदम रुक जाते हैं। भाभी चाय बनाई रही हो तो अब मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था चाय पीने को। देखा बहू, ये ना बड़ी चालाक है, हम दोनों के लिए ये 1 कप चाय का बनाकर नहीं पिला सकती। सच में मेरी ननद तो बड़ी चालाक है, मुझे तो इसने सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन जब इसका फर्ज निभाने की बात आती है तो ये चुपचाप कट लेती है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है उस दिन पानी का ग्लास मैंने तुम्हें पीने को दिया था? अरे इस बात को 4 महीने हो गए। अरे माँ आप छोड़ो ना ये सब, और भाभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ, माँ का तो काम ही है हर वक्त कुड़कुड़बाजी करते रहना। सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कहीं न कहीं उसकी ननद उसकी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा रही है, और वो अपनी सास की कही बात का सच पता लगाने के लिए, अपनी ननद की चालाकी का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सबके साथ 2 दिन बाद निशा के ससुराल पहुंच जाती है। वो क्या है ना दीदी, हमारे यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज गैस एजेंसी की भूख हड़ताल है, तो उन्होंने कहा है कि गैस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ ही 2-3 दिन गुजार लेते हैं, इसी बहाने साथ में वक्त भी बिता लेंगे दोनों परिवार। हाँ हाँ सीमा बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसे में एक परिवार ही तो दूसरे परिवार का सहारा होता है। जब तक एजेंसी वालों की हड़ताल खत्म नहीं होती, तुम सब यहाँ आराम से रहो, और हाँ
अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम सबको अब यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब सारा काम निशा अकेले संभालेगी। जैसे ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करती, वैसे ही अब तुम भी यहाँ कुछ काम नहीं करोगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगले 2 दिन तक निशा को ही सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करना होता, साथ ही साथ घर के बाकी काम भी करने होते, जिससे वो बुरी तरह थक जाती है। और अब वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है और अपने बगल में प्याज रखकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जिससे सबको यही लगता है कि उसे तेज बुखार है। अब मुझसे तो काम नहीं हो पाएगा। हाय रे, देखो तो मेरा नसीब। 2 दिन के लिए मेरे मायके वाले यहाँ आए, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथ का खाना भी बनाकर न खिला पाऊंगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब कि डॉक्टर मैडम आने वाली हैं और वो आपको ऐसा इंजेक्शन देगी कि आपका बुखार 1 मिनट में उतर जाएगा। नहीं नहीं भाभी, सुई नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ये सब तो मैंने नाटक किया था काम से बचने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम सब तू कितनी चालाक है, इसीलिए ये हम सब का प्लान था जो कामयाब रहा। चल अब जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर और हम सबके लिए चाय बनाकर ले आ। ये सुनते ही निशा अपना माथा पीटते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। तो वहीं बाहर सब मजे से चाय का इंतजार कर रहे थे।